हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वापस से जेई प्लैनेट प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बात करने वाले हैं हमारे कोर जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पावर कोर्स में 12th का ट्रैक जो है वो फॉलो किया जा रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद 11th के ट्रैक की भी रिवीजन आपको करवाई जाने का प्लान है। और अदरवाइज भी अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो 12th का ट्रैक है, इसमें सबसे पहला यूनिट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू किया था। लेक्चर हो चुके हैं 10 एंड आई बिलीव कि आप फिजिक्स की फील लेने में कहीं पीछे नहीं हटे होंगे और कॉन्स्टेंटली हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ फिजिक्स को गहराई में फील करने की भी है। और हमेशा की तरह हम कोर लेवल प्रॉब्लम्स तो जो जेई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में आई हुई हैं, मगर जैसे नीट हो गया या एनडीए का एग्जाम है या कोई और एग्जाम है जिसमें हमारे कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी अच्छा सवाल है तो उस अच्छे सवाल को केटर करने की भी क्लास में हमेशा कोशिश होती है ना। तो अभी हम ओवरऑल बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम सारी बातें कर रहे हैं प्रॉब्लम्स टॉपिक को लेकर बेसिकली। और इन टॉपिक्स के आगे चलने के साथ साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस आपको अवेल करवाई जाएंगी। और इन फ्री स्पेशल क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको केवल और केवल हमारा कंसर्न कोड यानी PHYMAYA फिजिक्स माया का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री होगा ये। केवल आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, मुझे फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है जिससे आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कंसर्न जो है प्रॉब्लम्स, अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स, एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको कंप्लीट करने के बाद ना सिर्फ आप अपने सिलेक्शन को अश्योर कर पाएंगे जेई में, बल्कि आप अपनी एक अच्छी रैंक को भी बैक करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। ठीक है, so today we are going to deal the model 2 of Gauss theorem, that is finding field by Gauss theorem। हमारे मॉडल 1 में यानी हमारी पिछली मुलाकात लेक्चर 10 में हमने बात की थी गॉस थ्योरम से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, यानी वी हैड अ डिस्कशन ऑफ मॉडल 1 फाइंडिंग फ्लक्स। लेकिन जो आज की मुलाकात है हमारी, दैट इज ऑन मॉडल 2। यानी कि हम क्या करने वाले हैं? हम मॉडल 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और मॉडल 2 जो है दैट इज बेसिकली फाइंडिंग फील्ड। ऑलराइट, और ये लेक्चर जो है वो डेरिवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेरिवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेस्ड लेक्चर होगा है। ठीक है जी, डेरिवेशंस बेस्ड लेक्चर है आज का हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें हमारा डिस्कशन, पिछली मुलाकात का एक छोटा सा रिव्यू भी जरूर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट फॉर मोर देन 10 years इन जेई फील्ड, राइट। मैं IIT जेई के लिए जेई मेन और एडवांस के नाम से जैसे आप जानते हैं, उसके लिए बच्चों को पिछले 10 सालों में ट्रेन कर चुका हूं। और इतना ही नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच रैंक, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स भी कई बार प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, उसके अलावा नीट फिजिक्स में भी हमारी स्पेशलिटी रही है। KVPY और ओलंपियाड्स डिवीजन को भी मैंने एक लंबे अरसे तक डील किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैंने IIT जैम के स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है फॉर IIT जैम फिजिक्स। ऑलराइट, इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक आपके सामने है। इस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लैंड कर जाएंगे, जहाँ पर आपको हर लेक्चर के क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे। और क्लास नोट्स के बाद आप देख पाएंगे कि क्लास नोट्स के अलावा आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स वगैरह या आपके डाउट्स वगैरह जो है वो भी देख लिए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम आपको गाइड कर रहे हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड। इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी यार, इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी? वो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने पे या वेब एक्सेस करने पे स्पेशल या फ्री लाइव क्लासेस के नाम से मिलेंगी। फ्री लाइव क्लासेस वहाँ आप देख पाएंगे।
मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मेरे शेड्यूल्ड फ्री लाइव क्लासेस भी आप देख पाएंगे, और यहाँ वहाँ पे आपको कोड यूज़ करना होगा PHYMAYA उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, टॉपिक वाइज मिलेगी, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, उसको करना शुरू कीजिएगा, साथ के साथ कीजिएगा। मैं इंटरैक्ट भी करूंगा अगर आप मुझसे लाइव अवेलेबल होंगे वहाँ पर, तो वरना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप बाद में भी देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल के अलावा भी आइकॉनिक और प्लस दो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हैं जिनके अपने अपने फीचर्स हैं। जैसे अगर हम प्लस के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि यार प्लस प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कंटेंट का, टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। और आइकॉनिक के बारे में भाई उसके भी सब्सक्रिप्शन जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन भी हैं आपके सामने। और अगर आप चाहें अपार्ट फ्रॉम दी लाइक आर लेक्चर्स, अगर ये इंडिविजुअल बेनिफिट्स आप चाहते हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनुअली 12 मंथ्स या 24 मंथ्स या 18 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करने पे भाई 2 साल का कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो इससे आपको और कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और आपके द्वारा जब ये कोड यूज़ किया जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी, तो आप वहाँ पे भी फ्री कंटेंट जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए निरंतर मजबूती के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है, बिना रुके बिना थके। तो चलिए, यही बात आइकॉनिक के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पर्सनल स्टडी प्लानर भी बनाया जाता है। ये सारे बेनिफिट्स मैं आपको लेक्चर के एंड में एक बार और बता भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाए। जो टेस्ट आप देते हैं उस टेस्ट का असेसमेंट भी होता है, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके हैं? आइकॉनिक के हैं। चलो, एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ गॉस थ्योरम। दैट इज, गॉस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, आई रिपीट, किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, ये पिछले लेक्चर के बारे में बात है, क्विक रिकैप लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मॉडल 1 में हमने क्या किया? मॉडल 1 में हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया था एनक्लोज्ड चार्ज का इस्तेमाल करके। मॉडल 2 यानी आज की मुलाकात में हम बात करेंगे किसकी? फील्ड निकालने की। तो आप देख सकते हैं, पहले एक बार मॉडल 1 का क्विक रिकैप दे देता हूं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने अपनी शुरुआत की थी। स्क्वायर के सेंटर से a/2 दूरी ऊपर देयर इज अ पॉइंट प्लस क्यू नॉट चार्ज। इस पॉइंट प्लस क्यू नॉट चार्ज की वजह से स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स निकालना है। आपने देखा कि यार एलिमेंट लेके अगर उसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट करने का काम करेंगे तो इंटीग्रेशन विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए आपने इंटीग्रेशन अवॉइड किया। इंटीग्रेशन अवॉइड करने के बाद एक ही रास्ता बचता है कि गॉस थ्योरम लगाएं। गॉस थ्योरम लगाएंगे कैसे? चार्ज को एनक्लोज करने के बाद। तो हमने देखा कि इस चार्ज की प्लेसमेंट सेंटर ऑफ स्क्वायर से a/2 दूरी ऊपर होने के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप इसे ऐसे ही स्क्वायर शीट का इस्तेमाल करके लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से और ऊपर से क्लोज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यार इसका जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक है, इसका इंक्लोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक है। यानी गॉस थ्योरम की पहली स्टेटमेंट तो वैलिड है ही कि जैसे ही चार्ज इनक्लोज हो गया सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली, क्या ही फर्क पड़ता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा। ये हो गया भाई, ठीक है। अब जो क्यूब के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यूब में होते हैं 6 सरफेसेस, तो उन 6 सरफेसेस के थ्रू इंडिविजुअल फ्लक्स को अगर जोड़ेंगे तो क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स आएगा। यानी S1, S2, S3, S4, S5, S6 सभी के फ्लक्स को आपने जोड़ा तो नेट फ्लक्स निकल कर आ गया, वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि आप गौर से देखें तो सिमेट्रिकल इंक्लोजर के कारण, ड्यू टू सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ क्यू नॉट, सभी सरफेसेस के थ्रू जो इंडिविजुअल फ्लक्स है वो भी बराबर ही निकल कर आता है। तो देखिए बराबर निकल कर आ गया, जोड़ देंगे इसको तो ये इस हिसाब से निकल कर हमारा आंसर जो है वो क्यू नॉट बाय 6 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमने कहा कि चलो एक बॉडी सेंटर पोजीशन पे रखा है चार्ज, उसकी वजह से निकाला, और मैंने आपको बताया था हल्का फुल्का उसे शिफ्ट करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो तो क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और क्या बोल सकते हैं? फिर हमने फेस सेंटर्ड पोजीशन पे रखा, फिर हमने एज सेंटर्ड पोजीशन पे रखा, फिर हमने कॉर्नर पे रखा, और देखिए सारे जवाब आए। फिर मैंने आपको एक IIT JEE का प्रीवियस ईयर सवाल करवाया और उसमें मैंने आपको बताया कि यार 2 प्रकार के फेसेस हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और आपको याद होगा जब भी किसी चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
सरफेस के पैरेलल निकले, या जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल निकले, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है भाई? 0 होता है। क्लियर है? ये बात सीखने वाली थी। तो हमने कहा टाइप 1 सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स 0 है और टाइप 2 सरफेसेस के थ्रू नॉन जीरो है। उसका इस्तेमाल करके हमने हमारा रिजल्ट निकाला। काफी अच्छा सवाल था ये, है ना? याद होगा आपको। उसके बाद मैंने आपको 2 नोट पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ कुछ बातें बताई। मैंने कहा कि यार अगर आपका चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है और वो इनक्लोज्ड है, तो उसको इनक्लोज करने वाले गॉसियन सरफेस की डायमेंशंस हमें मैटर नहीं करती। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशंस ऑफ गॉसियन सरफेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इनक्लोज चार्ज के कारण, वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। वो हमने देखा। लेकिन हमने कहा कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, देन इन दैट केस इनक्लोज चार्ज कितना होगा? वो बदल जाएगा। डायमेंशंस गॉसियन सरफेस की अगर हम बदलें तो उसके अंदर का इनक्लोज चार्ज बदल जाएगा। एज अ रिजल्ट उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी नेचुरली बदल जाएगा, जैसे इस बार बदल गया। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे मैंने नोट की फॉर्म में बता दिया था। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी हमें। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करनी है हमें मॉडल 2 की। मॉडल 2 की। ऑलराइट, मॉडल 2। एंड व्हाट इज दैट मॉडल 2? मॉडल 2 इज फाइंडिंग फील्ड। फाइंडिंग फील्ड बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या है फाइंडिंग फील्ड? आप बोलोगे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू E डॉट ds बाय डेफिनेशन, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये हमेशा Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, प्रोवाइडेड आप क्लोज्ड सरफेस के थ्रू बात कर रहे हो, है ना? क्लोज सरफेस ही आपका गॉसियन सरफेस होगा। और ऐसे में हमारा इंटरेस्ट जो है वो इसमें है बॉस। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स में। सो हाउ टू चूज गॉसियन सरफेस? अभी तक या तो गॉसियन सरफेस दिया जाता था, जिसमें भी जिस क्लोज सरफेस में भी आप गॉस थ्योरम लगाते हो, जिस क्लोज सरफेस में आप गॉस थ्योरम लगाते हो वही क्लोज सरफेस क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस कहलाता है ना? तो गॉसियन सरफेस की कंडीशंस क्या क्या है? गॉसियन सरफेस की कंडीशन है इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, मस्ट बी पासिंग थ्रू पॉइंट P, must be passing through point P where we wish to determine जहां हम निकालना चाहते हैं क्या बेटा? जहां हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, where we wish to determine इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक है, दूसरी बात, must be passing through the point where we wish to determine the electric field intensity। apart from that और क्या बात कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं मस्ट बी इनक्लोजिंग द चार्ज। मस्ट बी इनक्लोजिंग द चार्ज। भाई चार्ज अगर इनक्लोज नहीं करेगा तो आप गॉस थ्योरम कैसे लगाओगे? उसके लिए तो चार्ज का इनक्लोज होना जरूरी है। मस्ट बी इनक्लोजिंग द चार्ज, है ना? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये कहेंगे प्रेफरेबली सिमेट्रिकल इनक्लोजर। तो ऊपर वाली दोनों कंडीशन मस्ट बी यानी समझ में आ रहा है, लैंग्वेज से मैंडेटरी है। नीचे वाली जो कंडीशन है वो प्रेफरेबल है, प्रेफरेबली सिमेट्रिकल इनक्लोजर। सिमेट्रिकल इनक्लोजर अगर मिल जाए अपने को, दैट इज सिमेट्रिकली इनक्लोज करने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा। डायरेक्शन तो नहीं, थ्रू आउट द सरफेस डायरेक्शन तो नहीं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इट कैन कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या करेगा? ये इंटीग्रेशन से, जो भी चीजें कांस्टेंट हो जाती है यार वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है ना। कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो किसी भी पॉइंट पे जब आपको एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से गॉस थ्योरम लगाना है तो आप कहेंगे कि गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगा सर जिसमें गॉस थ्योरम लगेगी। उसकी पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर वी विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी कंडीशन क्या है यार? वो चार्ज को इनक्लोज करेगा तभी तो गॉस थ्योरम लगाओगे। और तीसरी कंडीशन मैंडेटरी नहीं है मगर प्रेफरेबल है, बढ़िया है अगर हो तो, है ना? जरूरी नहीं है होना,
लेकिन वो बढ़िया है वाली कंडीशन क्या है, प्रेफरेबल कंडीशन क्या है कि चार्ज को जब आपने इंक्लोज किया है तो सिमेट्रिकल इंक्लोजर हो, उसकी वजह से सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नहीं, पूरा वेक्टर तो नहीं, मगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अब बात कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज है सर, इस पॉइंट चार्ज को सिमेट्रिकली इंक्लोज करने के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लीजिए, बराबर 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 की दूरी पे 3 डायमेंशनल स्पेस को ज्वाइन करने पे एक स्फेयर आ जाएगा और आप ये कहेंगे कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यदि आप ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि अगर एक लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज को सिमेट्रिकली इंक्लोज करने के लिए बराबर की दूरी पे आए हुए सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके की चीजों को मन में बिठा के आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात किसकी कर रहे हैं, यहां बात कर लेते हैं पहले इलस्ट्रेशन की, लेकिन उससे पहले चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे ऐसा है बॉस कि ये रहा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, और देयर इज अ पॉइंट P, ये r दूरी पे देयर इज अ पॉइंट P वेयर यू विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस चार्ज को प्रेफरेबली सिमेट्रिकली इंक्लोज करते हुए और उस पॉइंट से पक्का पक्का पास होते हुए एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कीजिए। तो वो कैसा होना चाहिए, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए, है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो आपने कहा कि इस पॉइंट चार्ज से लगभग बराबर की दूरी पर आता हुआ, ये कंसिडर कर लिया, देखिए इसको सेंटर पे रखता हुआ, ये आपने कंसिडर किया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर इस P पॉइंट पे यदि आप देखें तो आपको एरिया वेक्टर चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यदि ये एक प्लेन होता, सिर्फ एक प्लेन होता ओपन सरफेस, तो आप कहते हैं इससे परपेंडिकुलर इधर भी एरिया वेक्टर हो सकता है या इससे परपेंडिकुलर इधर भी एरिया वेक्टर हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है सॉरी, अगर ये क्लोज्ड है तो एरिया वेक्टर पक्का पक्का सरफेस से बाहर की तरफ होगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं इस कमरे में खड़ा हूं और मैं इस वाली वॉल के बारे में बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, इस वाली वॉल के बारे में बाहर होगा, लेफ्ट वाली वॉल का लेफ्ट में, राइट वाली वॉल का राइट में, ऊपर वाली का ऊपर, फ्लोर का नीचे, आपकी तरफ वाली वॉल का आपकी तरफ एरिया वेक्टर और मेरी वाली वॉल का मेरी तरफ एरिया वेक्टर, यानी हमेशा बाहर की तरफ होता है। ओपन सरफेस के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी तरफ हो सकता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो आप ये बोलेंगे कि इसका एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, यानी आपने कहा ds कैप या n कैप बाहर की तरफ है। ठीक है, और आपने कहा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया यार, 0, है ना, 0। तो आप ये भी कह सकते हैं शेयर गॉस थ्योरम लगाने का यदि मैं प्रयास करूं तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं बोलूंगा क्लोज इंटीग्रेट, पहले तो फ्लक्स के बारे में बात करते हैं यार। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यानी दैट विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसे आप बोल सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड E, भाई मॉडल 2 में इन्हीं को तो कनेक्ट करना है, मॉड E मॉड ds, और दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि आप सरफेस के किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए सर, एरिया वेक्टर तो बाहर 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 है और पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर 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 है। तो जब दोनों ही रेडियली आउटवर्ड हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आपने कहा ये 0 डिग्री आया,
एंड इनक्लोज्ड चार्ज है बेटा प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड में एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपने कहा मॉड ई क्योंकि सिमेट्रिकल एनक्लोजर है, क्योंकि सिमेट्रिकल एनक्लोजर है, देखिए तो मैंने आपको बताया था प्रेफरेबल कंडीशन मॉड ई कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो मॉड ई बाहर आ गया है। अंदर बचा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds का मैग्नीट्यूड cos 0 की वैल्यू +1 होती है, दैट इट इज प्लस क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, यदि आपने यहां पे चार्ज नेगेटिव रखा होता, द स्टेटमेंट वोंट चेंज, दिस स्टेटमेंट won't change even if the charge is negative, even if the charge is negative, ठीक है। या इस स्टेटमेंट को छोड़ो, इसका रूप तो बदल जाएगा मगर परिणाम नहीं बदलेगा, रूप तो बदल जाएगा मगर परिणाम नहीं बदलेगा। तो इवन इफ द चार्ज इज नेगेटिव, दैट इज आप ये बोलेंगे कि इन दैट केस, इधर आप बोलते हैं कि मॉड ई वेक्टर जो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसकी तरफ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसकी तरफ होता, एरिया वेक्टर तो बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसकी तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्रीज, तो आप बोलते हैं cos 180 डिग्रीज -1 होता है सर, एंड तब इनक्लोज चार्ज भी कितना होता -q0 होता। तो मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, आप कहते कि अगर चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी तो cos 180 आता और cos 180 भी -1 होता है, और यदि वो -1 होता है तो देखिए माइनस माइनस फिर से कट जाता और स्टेटमेंट वापस से आपकी यही निकल कर आ जाती, स्टेटमेंट वापस से आपकी यही निकल कर आ जाती। तो कुल मिला के बात ये है कि सर आप अपनी शुरुआत पॉजिटिव चार्ज से करें या नेगेटिव चार्ज से करें, अंत में रिजल्ट तो सेम ही आना है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सो दिस इज मॉड ई एंड ds का इंटीग्रेशन, यानी छोटे 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 सभी एरिया को अगर इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सरफेस का सरफेस एरिया आएगा, पूरे स्फेयर का, पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा। तो वो क्या आएगा 4πr², और ये +1 मल्टीप्लाई में है, एंड दैट इज प्लस क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। सो मॉड ई will be equal to q naught by 4 pi epsilon naught r square, इसका मतलब mod e will be equal to k q naught by r square, k q naught by r square, and that is same as Coulomb's law, same as Coulomb's law। तो आपको याद होगा कि Coulomb's law के लिए भी तो हम कहते थे it is applicable only and only for point charges and for spherical bodies outside them। ये point charges के लिए applicable है और spherical bodies के बाहर के लिए भी तो applicable है। क्लियर है मामला? ठीक है, तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, एंड इसको बस याद ही रख लीजिएगा कि देखिए रिजल्ट में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्लियर है मामला, ये स्टेटमेंट बदलने वाली नहीं है। ऑलराइट, सो ये पहली एप्लीकेशन है, मुझे लगता नहीं इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। फिर भी मेरा सजेशन आपको है कि वीडियो को पॉज करके, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं यार जो बोर्ड एग्जाम में आती है। कूलम्स लॉ से तो हमने सीधा सीधा कर लिया था, गॉस थ्योरम से पूछी जाती है, इसे कंप्लीट कीजिए, फिर चलते हैं अगली डेरिवेशन की तरफ। ऑलराइट, मुझे लगता है कि आपने ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए आपको बढ़ाते हैं, बढ़ाकर अपने साथ ही लेकर चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू an infinitely long uniformly charged line, infinitely long uniformly charged line। ठीक है, infinitely long uniformly charged line। अब मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में आप किस प्रकार से
किस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये बात हमारा जो बेसिक मैथ्स का वन शॉट है, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, वो आप सभी बच्चों को जरूर एक एक बार देखा होना चाहिए। अगर आप में से किसी बच्चे ने भी अगर बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का वन शॉट वीडियो जो मैंने जेई प्लैनेट चैनल पे डाल रखा है, अगर उसे मिस कर रखा है तो यार फिजिक्स में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि उसको जरूर देखिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें मैंने सिखाया है कि लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑब्वियस सी बात है लीनियर होगा यार, ऑब्वियस सी बात है लीनियर होगा। तो आप ये बोलोगे, उसे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से, लैम्बडा से। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि पॉजिटिव 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 लैम्बडा है, और अभी पिछले इलस्ट्रेशन में हमने सीखा है कि सर यदि ये नेगेटिव भी होता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, है ना। हमने कहा कि इससे यार आर दूरी पे, इससे या डी परपेंडिकुलर दूरी पे, इससे डी परपेंडिकुलर दूरी पे हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट है पी जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है यार, लेकिन गॉसियन सरफेस लाइन चार्ज की वजह से कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल इंक्लोजर के लिए सिलिंड्रिकल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये देखिए हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये क्या है हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है ना। अब इसी में लगाएंगे हम गॉस थ्योरम। अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की खासियत क्या है कि ये फर्दर तीन प्रकार के सरफेसेस से बना हुआ है, तीन प्रकार के सरफेसेस से बना हुआ है। पहले तो देखो, इमेजिन करो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ऐसी है, ठीक है, ऑलराइट, लाइक दिस। सबका मैग्नीट्यूड मुझे बराबर की दूरी पे सेम ही दिखाना चाहिए। तो ये रहा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है बॉस, लाइक दिस। अब क्या कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए सर हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर यहां कंसिडर किया। छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर जो हमने यहां कंसिडर किया, इसका सरफेस एरिया ds वेक्टर बाहर आया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर को है। ठीक है, ds वेक्टर भी बाहर को और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर को। तो देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। लेकिन अगर यही सरफेस एरिया वेक्टर मैंने टॉप पे कंसिडर कर लिया होता तो टॉप के तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, या यूं कहिए कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स कितना, 0। फ्लक्स कितना, 0। बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल जाएंगी सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी सरफेस के, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मिनिमम होता है। सीखा था ना। और मिनिमम में भी कितना होता है, 0 होता है। यहां आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और बेस का एरिया वेक्टर आपने कहा यहां एक छोटा सा एरिया कंसिडर कीजिए, मगर एरिया वेक्टर सॉलिड के लिए या क्लोज सरफेसेस के लिए तो हमेशा बाहर होता है। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए ऊपर, नीचे वाले सरफेस के लिए नीचे हो गया यार। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ds कैप जो है वो नीचे को मिल रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है यार। तो आप क्या बोल सकते हैं, हियर यू कैन सिंपली से दैट हियर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि परिभाषा के मुताबिक क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होगा, मगर गॉस थ्योरम के मुताबिक Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, और ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने कंसिडर किया है, नेचुरली इसका रेडियस तो d परपेंडिकुलर है, और इसकी हाइट जो है यहां से यहां तक वो मान लेते हैं L है। कितनी हाइट मान लेते हैं, यहां से यहां तक L ले लेते हैं, क्योंकि सर इनफाइनाइट लाइन चार्ज को इनक्लोज करने के लिए तो इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर लेना पड़ेगा, उसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज इनक्लोज होगा, तो वो तो कोई सेंसिबल बात हुई नहीं डील करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर कंडक्टर लेकर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेकर चलते हैं, देखते हैं बात बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बोल सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ई मॉड ds cos थीटा। पर मुद्दे की बात पता है क्या है, कि ये तो अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग है। दिस टर्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस।
स्फेयर में ऐसा नहीं था, स्फेयर में ऐसा नहीं था। स्फेयर में तो सभी पॉइंट्स के बीच में सभी सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी और सरफेस एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड था, तो समस्या ही नहीं थी सर। मगर इस बार समस्या है, ठीक है। तो क्या करना पसंद करेंगे यार? सो हम बोलेंगे कि नेट फ्लक्स को आपने लिखा फ्लक्स थ्रू टॉप प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू बेस, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से आपने कह दिया कि फ्लक्स थ्रू टॉप कितना है, 0, और फ्लक्स थ्रू बेस भी कितना है, 0, क्योंकि दोनों के कारण सेम है कि ई कैप इज परपेंडिकुलर टू डी एस कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा, कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण या आप ये बोल दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरो वाला वेक्टर सरफेस एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि कर्व्ड सरफेस के लिए, माइंडेड बच्चों, कर्व्ड सरफेस के लिए मैं क्या करता हूं, इस अगले पेज में लिखता हूं, देखिए। सो नेट फ्लक्स जो कर्व्ड सरफेस के लिए है दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात का खास तौर से ध्यान रखना, सिलेंडर जब कंप्लीटली क्लोज्ड था तो उसके 3 हिस्से थे, टॉप भी, बेस भी और कर्व्ड भी। लेकिन अगर उसमें से किसी एक हिस्से को निकाल लिया जाए तो आपका सरफेस क्लोज्ड नहीं होगा। तो इस बार तो तुमने 2 हिस्से निकाल दिए, टॉप भी हटा दिया और बेस भी हटा दिया, तो बचा क्या, केवल और केवल कर्व्ड। तो आप कहेंगे कि सर केवल और केवल कर्व्ड जो है वो अपने आप में क्लोज्ड सरफेस तो होता नहीं। तो अगर क्लोज सरफेस होता नहीं तो उसे लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, मगर इसे इनक्लोज्ड मत करिएगा, क्योंकि सरफेस तो इनक्लोज्ड बचा ही नहीं, सरफेस तो क्लोज्ड बचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो जो भी कर्व्ड सरफेस है वो अपने अंदर कितना चार्ज समाये हुए है। आप कहेंगे सर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है तो उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, चार्ज आ जाएगा। तो लंबाई कितनी L और चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्बडा, तो आपने कहा पॉजिटिव ऑफ लैम्बडा इंटू L डिवाइडेड में एप्सिलॉन नॉट। तो इसे आपने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ई मॉड डी एस। और अब की बात यह है कि कर्व्ड सरफेस में तो एटलीस्ट इतना है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्रीज दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या होगा, cos 0 + 1 होता है, मॉड E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 + 1 होता है, दैट इज पॉजिटिव ऑफ लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट। सर नेगेटिव होता तो क्या लिखते, यदि माइनस लैम्बडा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने की बजाय अंदर आती। इन दैट केस क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, सरफेस एरिया वेक्टर बाहर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो यहां पर cos 180 होता और बाहर माइनस लैम्बडा L होता RHS में। तो यहां का cos 180 यानी कि -1 और सामने का माइनस लैम्बडा, माइनस और माइनस दोनों फिर से कट जाते यार, और इस स्टेप से पहले किसी भी स्टेप में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सो हम कहेंगे कि ये मॉड ई है, ds का इंटीग्रेशन, छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एरिया मतलब 2 पाई RH, तो 2 पाई d परपेंडिकुलर इंटू L, 2 पाई d परपेंडिकुलर इंटू L। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बेटा, 2 पाई RH। रेडियस कितना है, रेडियस तो है d परपेंडिकुलर के बराबर, और हाइट कितनी है, हाइट है L के बराबर। तो 2 पाई RH ये निकल कर आया, दिस इज पॉजिटिव ऑफ लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, यहां पे भी देखिए पॉजिटिव ऑफ लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ध्यान से देखने पे पता चलेगा, देखिए जरा L से L कैंसिल आउट हो गया है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल कर आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल कर आया है पॉजिटिव ऑफ लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d परपेंडिकुलर।
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया पॉजिटिव ऑफ 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी परपेंडिकुलर, या इसी को बोल सकते हैं 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं बेटा, के। सो दैट्स 2k लैम्डा बाय डी परपेंडिकुलर, 2k लैम्डा बाय डी परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, यदि मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ड्यू टू अ लाइन चार्ज विद डी परपेंडिकुलर या आर, जो लाइन चार्ज से दूरी होगी, तो आप कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी परपेंडिकुलर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आपने कहा ये देखिए ये बन जाएगा यार ग्राफ, और इस ग्राफ का नाम बकायदा क्या रख दोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा बनता कैसे है यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है मामला, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है ना, ऑलराइट। तो चलो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। नाउ इसी से पहले अगर मैंने इसका भी ग्राफ आपको बना के दिखाया होता तो आप क्या करते, आप बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं E वर्सेस R प्लॉट करूं और यदि मैं E वर्सेस R स्क्वायर प्लॉट करूं, ध्यान से समझिएगा, यदि मैं E वर्सेस R प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ना होके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं होगा, नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोलिक हो सकता है भाई, वो अलग सेपरेट गेम है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया। डिजाइन ऐसा हो सकता है, और हर डिजाइन हर ये चीज लाइक हर ऐसी चीज जो है वो सेमी सर्कल नहीं होती, पैराबोला होती है। पैराबोला हो सकती है यार, या हो सकता है उनमें से कुछ भी ना हो, है ना। तो ये तो उनके मैथमेटिकल इक्वेशन से गवर्न होता है। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर में वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता। ठीक है, और यहां अगर आप बात करें तो यहां आप क्या बोल सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की पावर 1 है, यानी E वर्सेस आर स्क्वायर प्लॉट करोगे तो बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की पावर 1 है, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप प्लॉट कर रहे हैं वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, बकायदा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ आप प्लॉट कर रहे हो, तो आर स्क्वायर के साथ आप प्लॉट कर रहे हो उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा भाई, बकायदा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्लियर है मामला। चलिए फिलहाल आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। यहां देखा हमने, सो दिस वाज द सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक। अभी के अभी कंप्लीट कर लो यार इसको, वीडियो को पॉज करके देखो एक बार। चलो अब अगले वाले पार्ट को देखो, इसको भी वीडियो को पॉज करके देखो, सारे स्टेप्स ध्यान रखने की कोशिश करनी है, अपने हाथों से लिखना है यार दोबारा। ऑलराइट, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अपने को किसी पॉइंट P पे, ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यार वो सिग्मा नॉट है या सिग्मा है, एंड दैट्स अ कांस्टेंट, दैट्स अ कांस्टेंट, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है यार कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ऑलराइट, तो यूनिफॉर्मली चार्ज का केस है और इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें अगर हम कंसिडर करें सबसे पहले तो करना क्या चाहिए अपने को यार, पहले तो कंसिडर करना चाहिए क्या कि भाई यहां पर एक इनफाइनाइट, मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं इसे, देखिए
इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट एंड इससे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपने को गिवन है। यहां से डी परपेंडिकुलर दूरी पे देयर इज अ पॉइंट पी वेयर वी विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, है ना। तो डायरेक्शन भी समझते जानी है। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले यहां पर एक काम करते हैं, एक ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं जिसने इस चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज किया हुआ है। सिमेट्रिकली इनक्लोज करने का मतलब है कि जितना ये डी परपेंडिकुलर आगे की तरफ है उतना ही ये डी परपेंडिकुलर पीछे की तरफ भी है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, आप ये कहोगे कि यार ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो एक सर्कुलर प्रोजेक्टेड एरिया है। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो ऑब्वियस सी बात है बैक वाले का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, और ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका ये प्रोजेक्टेड एरिया भी ए ही होगा। और आप ये भी कहेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे होंगी, सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती हैं, ठीक। और इतना ही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कर्व्ड वाले पार्ट पे एक सरफेस कंसिडर करेंगे तो उसका सरफेस एरिया वेक्टर देखिए यूं आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर यानी फ्लक्स 0। और यहां अगर कोई आप एरिया कंसिडर करेंगे पी पॉइंट से पास होता हुआ तो वो ऐसे आ जाएगा, और बैक में अगर आप कंसिडर करेंगे कोई एरिया तो वो ऐसे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक एंड दिस इज कर्व्ड, दिस इज कर्व्ड। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं शेयर, फिर से लगाते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में फ्लक्स, गॉस थ्योरम, that is close integration of E dot ds that will be equal to q enclosed by epsilon naught, ठीक है जी, ऐसे बोल सकते हैं। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds में अब फिर से जो एंगल होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्रीज, या इसको आप बोलिए mod ds cos theta, this theta keeps on changing, ये is different for different surfaces, ये अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग हैं, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज नेट मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पूरे इंटीग्रेशन को 3 हिस्सों में तोड़ देना चाहिए, या फ्लक्स को 3 हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। मुझे कहना चाहिए फ्लक्स थ्रू फ्रंट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू बैक, and that will be equal to q enclosed by epsilon naught। तो पिछली बार जब आपने लाइन चार्ज के लिए निकालते टाइम, लाइन चार्ज की वजह से निकालते टाइम टॉप और बेस का फ्लक्स 0 किया था परपेंडिकुलर होने के कारण, और कर्व्ड के थ्रू आया था। अब की बार क्या है, कर्व्ड के थ्रू 0 है, परपेंडिकुलर होने के कारण, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और आप ये लिख सकते हैं कि भाई फ्रंट के लिए और बैक के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आप उसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एनी डिस्क दैट विल बी इक्वल टू q enclosed by epsilon naught, q enclosed by epsilon naught। ये भाई दोनों पे सिमेट्रिकल आएगा, सिमेट्रिकल एनक्लोजर है, चार्ज से बराबर की दूरी पर है तो फ्लक्स भी बराबर आएगा। मगर मुद्दे की बात मालूम क्या, आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी डिस्क को ना आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि पूरे सिलेंडर के लिए वो तो एक क्लोज सरफेस था, है ना। तो पूरे सिलेंडर के लिए जब आप क्लोज बोल सकते हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ओवरऑल आप इसे क्लोज नहीं बोल सकते। ओवरऑल क्लोज क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें से कर्व्ड आपने उड़ा दिया। अब यहां पे ओवरऑल क्लोज नहीं बोल सकते क्योंकि कर्व्ड तो आप उड़ा चुके हो, तो आपको कहना चाहिए बिना कर्व्ड के दिस कैन बी सिंपली रिटन एज E dot ds and that will be equal to q enclosed by epsilon naught। तो आपने कहा पॉजिटिव ऑफ सिग्मा इनटू a। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पे चार्ज इनक्लोज आता था, ठीक उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को सरफेस एरिया ए से मल्टीप्लाई करने पे
प्रोजेक्टेड एरिया ए से मल्टीप्लाई करने पे, इस वाले से देख सकते हैं आप, इस वाले से मल्टीप्लाई करने पे इनक्लोज चार्ज आएगा। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स दिस कैन बी रिटन एज मॉड ई मॉड ds। और सर डिस्क के लिए अगर लिखेंगे, चाहे फ्रंट वाली डिस्क के लिए चाहे बैक वाली डिस्क के लिए, दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल 0 है। सो दिस इज cos 0 डिग्रीज, दैट इज प्लस सिग्मा इंटू ए। माइंडेड बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की तरफ होती, लाइक दिस। तो एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती पीछे, तो दोनों के बीच का एंगल 180 आता। तब आप कहते सर cos 0 प्लस 1 होता है, तब cos 180 यानी -1 आता, और सामने खड़े हुए यानी राइट हैंड साइड में भी प्लस सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा आता। फिर से माइनस माइनस कट जाता यार, यानी कि ये फर्क नहीं क्रिएट होता। तो आप कहते ये आ गया 2 एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ई मॉड ds cos 0 डिग्रीज। तो आपने कहा मॉड ई सिमेट्रिकल एनक्लोजर के कारण बाहर आ गया है, सिमेट्री से है ना, सिमेट्री है, बराबर बराबर की दूरी पे है। इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos 0 प्लस 1 है एंड दैट इज प्लस सिग्मा इंटू ए। अब आपने कहा डिस्क के छोटे 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 एरिया को जोड़ोगे तो डिस्क का ही सरफेस एरिया आएगा, डिस्क का ही एरिया आएगा। तो क्या होगा डिस्क का एरिया यार, फ्रंट डिस्क बोलिए या बैक डिस्क बोलिए, इसका एरिया तो ए है। तो आपने कहा ये ए आया एंड इट इज प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस सिग्मा इंटू ए। इसका मतलब ध्यान से देखने पे समझ में आया कि एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि मॉड ई विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय, यहाँ पे क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट भी आएगा बेटा हमेशा डिनोमिनेटर में। तो ये क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, 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 यानी सिग्मा बाय 2 सिग्मा, और ये 2 इधर आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, इंडिपेंडेंट ऑफ डी परपेंडिकुलर। ये डी परपेंडिकुलर से इंडिपेंडेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज वर्सेस डी परपेंडिकुलर या आर। तो ये तो यार कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। आई गेस द सिचुएशन इज क्लियर टू यू। बात समझ में आ गई होगी यार, है ना, क्लियर है मामला, राइट। सो दिस कंप्लीट्स फाइनली क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इससे हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया और देख लीजिए रिजल्ट भी डिराइव कर लिया। और मुद्दे की बात पता है क्या है, ये रिजल्ट जो है ये एरिया इंडिपेंडेंट भी आया, एरिया इंडिपेंडेंट आया। इसका मतलब आप किस प्रकार का सरफेस कंसिडर कर रहे हो ये मैटर ही नहीं कर रहा। अभी आपने सिलेंड्रिकल कंसिडर किया, आप इसकी जगह क्यूबॉइडल भी कंसिडर कर सकते थे, तब आप क्यूबॉइडल भी कंसिडर कर लेते, हार्डली मैटर्स। बात क्लियर है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ऑलराइट, सीख गए होंगे तो चलिए यहां पर भी इसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। ग्राफ ध्यान से देखना यार, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ऑलराइट, चलो कंप्लीट कर ली है ये वाली बात, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले डेरिवेशन पे। इसमें क्या है, अगला चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, due to a uniformly charged spherical shell बोलिए, और a uniformly charged conducting sphere, तो बच्चों मैंने आपको वन शॉट जो बेसिक मैथ्स था उसमें भी ये बात बताई थी, फिर से बताना चाहूंगा कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे लाई कर जाता है। क्या बोलेंगे आप, एंटायर चार्ज कम्स एट द आउटर सरफेस। सारा का सारा चार्ज जो होता है बेटा वो आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता है, सारा चार्ज आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। बात समझ में आई, क्लियर है फंडा हमें ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल
और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर कंडक्टर भी है, तो सारा का सारा चार्ज जब सरफेस पे ही चला जाएगा तो उसने शेल की तरह ही बिहेव किया ना यार, है ना, शेल की तरह ही बिहेव किया। तो केस 1 क्या है इसमें, केस 1 आप बात कर रहे हैं किसी इनसाइड पॉइंट की, इनसाइड पॉइंट की, ठीक है जी। तो क्या बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की, वो देख लेते हैं। आप कहेंगे कि यहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, और अगर ये हॉलो है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ये अगर सॉलिड में भी कंडक्टिंग है, सॉलिड में भी कंडक्टिंग है, तो भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही आ जाएगा, ठीक। और आप ये कहेंगे कि सेंटर से डी परपेंडिकुलर दूरी या आर दूरी विच इज ग्रेटर देन आर, आर दूरी विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, रेडियस से बड़ा है, ठीक है। इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या है, इनसाइड पॉइंट का मतलब है दैट इज आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर, सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा है, सेंटर की दूरी रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। सो इनसाइड पॉइंट के लिए आप क्या बोल पाएंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए आप बोल पाएंगे आर ग्रेटर देन आर। तो यहां पे एक पॉइंट पी है जिससे पास होता हुआ अपने को एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि जो चार्ज इनक्लोज किया है वो भी सिमेट्रिकली इनक्लोज हो। तो देखिए आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो गॉसियन सरफेस है, ये रहा आपका जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसी के ऊपर आप गॉस थ्योरम लगाएंगे, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। यहां अगर आप कोई छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर करें तो उसका सरफेस एरिया वेक्टर ds कैप या n कैप आगे की तरफ है, सरफेस एरिया वेक्टर ds कैप या n कैप आगे की तरफ है, और आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण भाई सरफेस एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए बाहर ही होता है, तो ये रेडियली आउटवर्ड है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती, ठीक है। इनक्लोज चार्ज नेगेटिव होता और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल 180 होता। गॉस थ्योरम लिखने के दौरान माइनस माइनस कट के फिर प्लस निकल कर आ जाता है, इस बात से तो हम वाकिफ हैं ही, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं शेयर रादर हम इनसाइड पॉइंट करना शुरू किया था हमने, हमें क्या करना चाहिए यार, आउटसाइड पे लैंड कर गए हम, तो पहले आउटसाइड ही बात कर लेते हैं। देखो आउटसाइड है ना, बाहर है, तभी तो आर ग्रेटर देन आर है, आउटसाइड है तभी तो आर ग्रेटर देन आर है ना यार, बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो एनीवेज इनसाइड होते तो आर लेस देन आर होता, अंदर खड़े होते, बहुत ऑब्वियस सी बात है। चलो ये तो समझ ही गए हो गया, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं, आउटसाइड पॉइंट दैट इज आर ग्रेटर देन आर, बाहर खड़े हैं आप, तो देखिए इसका क्या करना है, आप बोल सकते हैं यहां पर देखिए सर क्या होगा, नेट फ्लक्स अगर हम लिखने की कोशिश करें तो नेट फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, closed integration of E dot ds, and that will be q enclosed by epsilon naught, q enclosed by epsilon naught. anyways और क्या बोल सकते हैं, यहां पर आप बोल सकते हो closed integration of, आपको पता है देखिए E ds cos 0 डिग्रीज हो जाएगा, या आप वेक्टर लिख के उसका मैग्नीट्यूड डाल दो या वेक्टर साइन ही मत डालो, अभी के लिए एक ही बात है, ठीक है। E ds cos 0 डिग्रीज हो जाएगा, दैट विल बी इनक्लोज चार्ज कितना है यार, सारा का सारा प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिमेट्रिकल इनक्लोजर के कारण ये E बाहर आ गया, अंदर बचा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 की वैल्यू +1 है, प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो देखिए क्या होगा, E इंटू सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा यार, गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो ये 4πr² है, एंड दैट विल बी प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब E कितना निकल कर आ गया, देखिए या q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r², या इसी को आप बोल सकते हैं kq बाय r², सेम एज दैट ऑफ कूलम्स लॉ, सेम एज दैट ऑफ कूलम्स लॉ। वैसे भी हमने पढ़ा यार, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज आउटसाइड देम, स्फेयर के लिए भी एप्लीकेबल है, उनके बाहर। तो ये कहानी किसकी है यार, आउटसाइड पॉइंट की है, आप बाहर खड़े हो तो आउटसाइड पॉइंट की कहानी है ये, ठीक है ना। इनसाइड में क्या होगा, आप अंदर खड़े होंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा ईजी है सर। देखिए तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसी की कर लेता हूं कार्बन कॉपी, ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं।
तो हम ये बोलेंगे कि पहले तो आउटसाइड की जगह इनसाइड डाल देंगे, दूसरा ये पूरा पार्ट दोबारा से एनालाइज करेंगे एंड इट इज केस 2 एंड दिस इज द स्टेटमेंट। ऑल राइट, तो क्या बोलेंगे, पहले तो बात कर रहे हैं केस 2 की और किसकी, और बात कर रहे हैं इनसाइड पॉइंट की, और बात कर रहे हैं इनसाइड पॉइंट की। इनसाइड पॉइंट वो होगा जिसमें r लेस देन कैपिटल R होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप स्फेयर के अंदर खड़े हो तो सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस के कंपैरिजन में छोटी होगी, बहुत सिंपल है। तो आप ये बोलोगे आपने ये बोला कि अभी हमारे पास ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस प्लस क्यू में आप क्या बोलेंगे, ये रहा सेंटर C और ये रहा रेडियस R, और सेंटर से जो दूरी है यार, सेंटर से जो दूरी है दैट इज स्मॉल r, इनसाइड के लिए इसे रेडियस से छोटा होना चाहिए नेचुरली, तभी तो अंदर खड़े रहोगे। और आप ये कहोगे कि ये देखिए ये है हमारा क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है जी। बात समझ में आई? इसी में लगाएंगे हम गॉस थ्योरम और हम कहेंगे कि यहां कहीं अगर हमने सरफेस एरिया कंसिडर किया होता तो सरफेस एरिया वेक्टर इसका बाहर होता, लेकिन जो आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेंट्रिक होना चाहिए, सेंटर दोनों का सेम है। और आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इनक्लोज चार्ज नहीं है, क्या नहीं है इसके अंदर, इनक्लोज चार्ज नहीं है। तो कैन यू से शेयर फाइनाइट जो होगा दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट विल बी इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गौर करने वाली बात देखिए क्या है, आप बोलोगे इनक्लोज चार्ज तो जीरो है, अगर इनक्लोज चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे कितना निकल कर आ गया, जीरो निकल कर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जीरो निकल कर आया। ऑल राइट, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो मैं इसे दो सेगमेंट्स में ब्रेक करूंगा। मैं बोलूंगा एक तो ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, एक तो ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है। इससे पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब इनसाइड पॉइंट का जिक्र हो रहा है, तो इनसाइड पॉइंट का जिक्र हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, जीरो है, ठीक है। और उसके बाद अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी हो जाती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद ये पार्ट ऑफ हाइपरबोला फॉर्म कर रही है, क्योंकि आप बोलेंगे ई इनसाइड तो जीरो है, ई इनसाइड तो जीरो है, ई आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहेंगे यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहेंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर की फॉर्म में निकल कर आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई अपने को, बट एनीवेज डिजाइन तो अपने पास ऐसा निकल कर आ रहा है। तो देखिए इनसाइड पॉइंट है और ये आउटसाइड पॉइंट है, तो केस 1 में आउटसाइड पॉइंट और केस 2 में क्या है बेटा, इनसाइड पॉइंट है। क्लियर है मामला? चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। देखिए अब आप ये कहेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये आखिरी डेरिवेशन है आज के लेक्चर के लिए, आखिरी डेरिवेशन है। ये सारी चीजें बार बार देखने को मिलेंगी यार आपको, और ये आज का जो लेक्चर है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा वो जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसके रिजल्ट्स और उनकी एप्लीकेशन। सो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड due to a uniformly charged due to a uniformly charged due to a uniformly charged non-conducting sphere due to a uniformly charged non-conducting sphere, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होना चाहिए। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, क्या बोल पाएंगे हम ये बोल पाएंगे दैट इज इसके बारे में क्या क्या पता है हमें पता है Q और R, हमें पता है Q और R, और हम ये बोल सकते हैं कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं केस 1 की, और केस 1 में जो बात है वो ये है कि हम बात कर रहे हैं आउटसाइड
पॉइंट की, आउटसाइड पॉइंट की। ठीक है जी, तो अभी क्या होगा वो देख लेते हैं। और इसी की मैं बना लेता हूं कार्बन कॉपी, क्योंकि यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यार केस 2 के बारे में बात होगी और आउटसाइड की जगह इनसाइड के बारे में बात होगी। तो केस 2 और हम कहां बात करेंगे, इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, सो फिलहाल आउटसाइड से शुरू करते हैं, केस 1 से। वी कैन से कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। जब तक शेल ना बोला जाए या हॉलो स्फेयर ना बोला जाए तब तक आपको स्फेयर को सॉलिड ही ट्रीट करना है, तब तक आपको सॉलिड ट्रीट करना है, माइंड इट। हाँ, ये सेंटर सी है और ये रेडियस आर है। तो आपने कहा कि सेंटर से किसी आर दूरी पे विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर। आउटसाइड का मतलब क्या है, आउटसाइड का मतलब है कि आर जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा, सेंटर से जो दूरी होगी वो रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो देयर इज अ पॉइंट पी जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो आपने क्या कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, आपने यहां पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस देखिए ये कंसिडर किया। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और आपने यही कहा, देखो वैसे भी हमें पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, हम ये कहेंगे कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज आउटसाइड देम। तो जब जब आप स्फीयर के बाहर खड़े हो तब तब यार कूलम्स लॉ तो एप्लीकेबल है ही, तब तक आपका कूलम्स लॉ तो एप्लीकेबल है ही। बात समझ में आई ना? तो इसका रिजल्ट भी यही निकल कर आने वाला है जो कूलम्स लॉ का होता है। सो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि ये रहा एक छोटा सा सरफेस जिसका सरफेस एरिया वेक्टर ds कैप आगे है, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ये रहा। सो व्हाट यू कैन से हियर, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर है, तो वही कहोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट विल बी सिंपली इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और क्या बोल सकते हैं यार, और बोल सकते हैं कि ये जो आएगा ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्रीज दैट विल बी इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सारा का सारा इनक्लोज्ड है सर, बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 की वैल्यू +1, इट इज प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तब माइनस नेगेटिव यहां आ जाता, माइनस नेगेटिव वाला। और आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उल्टा है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री cos 180 -1 यहां निकल कर आ जाता। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो गॉसियन सरफेस का कंप्लीट एरिया आएगा, इट इज 4πr² एंड दैट इज प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई निकलकर वो Q बाय 4πε नॉट r² आई, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, KQ बाय r², KQ बाय r² सेम एज दैट ऑफ कूलम्स लॉ, सेम एज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के जैसा ही निकलकर आ गई है। बात समझ में आई? आनी भी चाहिए यार। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज जो उनके बाहर हो। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको। ऑलराइट, तो अब अगर ये हो गया है तो चलो बात कर लेते हैं। मैंने तो कार्बन कॉपी की थी, या केस 2 इनसाइड पॉइंट की। इनसाइड पॉइंट का क्या मतलब है कि यार अब की बार जो सेंटर से दूरी होगी वो लेस देन कैपिटल R होगी। तो आपने कहा ये देखो भाई क्या है, ये एक स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसको जो चार्ज दिया जाएगा वो इसके सरफेस पे नहीं भागेगा, वो अंदर भी रहेगा। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो आपने कहा दैट्स द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस r। नाउ यू सेड कि सर सेंटर से r दूरी पे विच इज लेस देन r नेचुरली देयर इज अ पॉइंट P जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कैसे निकलेगी, इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से निकलेगी। किसकी वजह से? इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से। अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा ना इसी की वजह से निकलेगी। और आप ये कहोगे कि मान लीजिए यदि आपने सरफेस एरिया वेक्टर यहां कंसिडर किया तो वो बाहर की तरफ आ रहा होगा गॉसियन सरफेस के लिए। भाई गॉस थ्योरम तो पूरे स्फेयर में थोड़ी लगानी होती है, हमारे द्वारा चुने गए सरफेस में लगानी होती है। सो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में ही गॉस थ्योरम लगानी होती है।
और उसकी वजह से तो बाहर की तरफ आने वाली है, और यहां आप कहोगे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं आने वाली है ना, तो बाहर बाहर दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे शेयर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जैसे आप परिभाषा के मुताबिक फ्लक्स की क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिख सकते हैं और क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहां क्यू इनक्लोज डिटरमाइन करने के लिए, क्यू इनक्लोज डिटरमाइन करने के लिए ना अपने को कुछ स्टेप्स चाहिए। वो स्टेप्स क्या है, आप बोलोगे शेयर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जिसे आप रो से डिनोट करते हैं, आप कहेंगे वो छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम होगा और वो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम भी होगा। अब छोटा चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू एंड इट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्यू इनक्लोज कितना निकल कर आ गया भाई, कैपिटल क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, कैपिटल क्यू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ये क्या आ गया बॉस, ये निकल कर आ गया हमारा इनक्लोज चार्ज। नाउ व्हाट यू कैन से, सो आप बोलेंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्रीज ही आएगा भाई, 0 डिग्री आएगा एंगल, दैट विल बी इनक्लोज चार्ज को क्या लिख सकते हो, क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, माइंडेड पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी थी, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने कहा ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस cos 0 की वैल्यू +1 है एंड दैट इज क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ठीक है जी, तो आप क्या बोल सकते हैं, सो इस स्टेप को पहले अभी तक यहां देखो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक ध्यान से देखो, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसे आप अभी के अभी यहां ध्यान रखने की कोशिश करें, फिर मैं आपको अगले स्टेप्स की तरफ लेकर चलता हूं। पहले वीडियो को पॉज करो, समझो इसे क्या है। ऑल राइट, बात समझ में आ गई होगी यार, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो आप बोल सकते हो ई और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, छोटे 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 सभी एरिया को जोड़ेंगे तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा यार, गॉसियन सरफेस का। तो हम बोलेंगे ई और गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया या रेडियस तो उसका आर है, ये आया 4 पाई आर स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू +1, यहां ये था क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि आर स्क्वायर से आर की 2 पावर काटी जा सकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा निकलकर वो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाय आर क्यूब आएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K, सो इट इज KQR बाय आर क्यूब। कितना निकल कर आया, KQR बाय आर क्यूब। यानी यार अब की बार आप ध्यान से देखें तो आउटसाइड के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मगर इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी यदि आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो, यदि आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेयर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, तो मैं बोलूंगा यार आर इक्वल टू कैपिटल आर पे तो ना ये वाली वैल्यू भी मैच करती है, मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर पे तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जैसे कि हमारी पिछले डिस्कशन में था के क्यू बाय आर स्क्वायर, मगर इनसाइड के लिए अब की बार 0 नहीं है। इनफैक्ट ई इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ई आउटसाइड जो है, ई आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, कूलम्स लॉ वाला इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। तो आप बोलेंगे बाद में तो कहानी पता ही है अपने को कि ई आउट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मगर ई इन भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जिस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ऑरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ऑरिजिन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ऑरिजिन है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। और जब आप एग्जैक्टली आर इक्वल टू 0 पे खड़े होगे, यानी कि आप एग्जैक्टली सेंटर पे खड़े होगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेचुरली 0 होनी है, तो ये 0 ही निकल कर आ रही है। जब आर की वैल्यू 0 है तो ई भी 0 निकल कर आ रहा है। फटाफट से देख लीजिए इसे, रिजल्ट ध्यान रखने की कोशिश करें, बात बन जाएगी यार। ऑल राइट,
मुझे लगता है कि आज का लेक्चर प्रॉपर्ली आपको समझ में आया। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा यार, इस लेक्चर को ना कम से कम आपको 2 बार देखना चाहिए, कम से कम 2 बार देखना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 5 मार्कर आप पक्का सिक्योर करके आओगे, ठीक है ना, 4 मार्कर और 5 मार्कर में भी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। कुछ बातें और अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास नोट्स जो हैं इसके, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे जेई प्लैनेट के, जिसका जो लिंक है वो आपके सामने अभी लेकर आ जाते हैं। देखिए, इसका जो लिंक है वो आपके सामने है। इस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। आइकॉनिक और प्लस के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि प्लस में बेटा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, कोर्सेज काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, स्टडी मटेरियल भी है, और हमारी डायरेक्ट एक्सपर्ट गाइडलाइंस, और आपका जो टेस्ट है उसके एनालिसिस को भी आप देख पाएंगे। यानी आपको आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। आस्क अ डाउट फीचर जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें यार घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो, डाउट निकल कर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने डाउट की इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकती है। कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। और इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए क्या है, इसके डूज एंड डोंट्स हैं। समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है। इसीलिए इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उसको पढ़ने के बाद, एक बार ढंग से पढ़ने के बाद फिर आप प्रोसेस को स्मूथ बनाइए, प्रोसेस आपके डाउट क्लैरिफिकेशन का, ठीक है ना। जो कुछ बैचेस चल रहे हैं, अपकमिंग बैचेस जो हैं इस वीक के, वो सारे आपके सामने हैं। टेस्ट और क्विजेज आप एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हो, बिल्कुल फ्री टेस्ट हैं आपके, बिल्कुल फ्री क्विजेज होते हैं आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती है, जिसमें मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और अब हमारे 11 लेक्चर्स हो गए हैं, तो इसके बाद ही हमारी कल की मुलाकात से आपको जितने भी हमने पहले 10 टॉपिक्स किए हैं, चैप्टर 1 जैसे ही वाइंड अप हो जाएगा, इनफैक्ट चैप्टर 1 वाइंड अप होते ही डाइपोल के टॉपिक के बाद ही मैं आपको स्पेशल क्लासेस में इन सभी टॉपिक के टॉपिक वाइज आप लेक्चर पढ़ते जाइए, और उसके बाद टॉपिक वाइज इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाता रहूंगा। वो वीडियोस भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ कोड आपको याद करना होगा, दैट इज PHYMAY फिजिक्स माया। उस कोड को एंटर करने के बाद आप उसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। और जो बैचेस हैं वो आपके सामने हैं। टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यार, टेस्ट से तो रैंक एनहांसमेंट होती ही है, काफ़ी ज़्यादा हमें हमारी वीकनेस के बारे में पता चलता है, इन्हें हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज। ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है ना। अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो है ये भी आपके सामने है, इसकी डिटेल्स सारी लिखी हुई है। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्टिंग नहीं है किसी प्रकार की इन्वॉल्व। You can follow me on the Unacademy platform. Link is already provided in the description. And thanks a lot to ऑलरेडी इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, जेई प्लैनेट के लिए, हमारी टीम के लिए। और फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डाल रहे हैं उनके बारे में आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम वेल। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें यार, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, ताकि सिर्फ आप अकेले ना बढ़ें आगे, आप तो बढ़े ही बढ़े, अच्छा परफॉर्म करें ही करें, मगर हर एक बच्चा जो है वो इन लेक्चर्स का जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है इसका बेनिफिट उठाए और आगे बढ़ सके। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट।